नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं नीरज आपका दोस्त और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टीएनएस लाइब्रेरी। और इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड बुक्स पे चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन किताबों में क्या लिखा गया है और वो क्यों लिखा गया है, उसके रीजंस क्या थे। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखने के दो तरीके, एक तो ठोकर खा के सीखिए और दूसरा है किताबें पढ़ लीजिए, दूसरे ज्ञानी व्यक्ति से समझ लीजिए। तो गलतियां कम से कम आप करेंगे और फाइनेंस मार्केट में मिनिमम जो मिस्टेक करता है वही वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सक्सेसफुली पूरी करता है। तो इसमें हमारी मदद करेंगे मेरे एक बहुत ही पुराने परम मित्र हैं, रजा खान। और इनको देख के आपको लग रहा होगा कि पढ़ने लिखने वाले आदमी, इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है काले रंग का। तो जो बहुत पढ़ाकू लोग होते हैं और उनको बचपन से अगर शौक है तो उनका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आदत नहीं है कि इतनी मोटी 300 पेज की किताब पढ़ें, तो 30 मिनट में हम आपको उस किताब की समरी, उसका जिस्ट और उसकी लर्निंग्स सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप ये शो आप देख ही रहे हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि टीएनएस लाइब्रेरी एक नई सीरीज शुरू हो रही है। तो रजा भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और मैंने घोषित कर दिया कि आप बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत किताबें-वताबें पढ़ते रखते हैं। तो बताइए कि ये क्या सिखाने वाले आज हम लोगों को आप? तो नीरज जी, पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत अभिवादन, नमस्कार। अ, उतना ज़्यादा पढ़ाकू नहीं, ठीक-ठाक था पढ़ाई में, उतना ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था। लेकिन शुरू से ही आई डोंट नो समहाउ जो फाइनेंशियल बुक्स हैं, स्कैम की हो, यूफ़ोरिया, क्रैश, इस जनरली ये सब टॉपिक में क्या होता है कि इंटरेस्ट रहा है शुरू से। तो मैं ये सब हुँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। जनरली मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं फ़िक्शन-विक्शन वाली किताबें पढ़ता नहीं, मैं जनरली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो हुँ, कुछ बुक्स हैं जो जैसे आपने बताया कि जो बिल्कुल आपको कैप्चर कर लेती हैं, तो वैसे ही सम ऑफ द बुक्स जो अपने डिस्कशन हो रहा था, तो हमने बोला कि भाई हम बात करते हैं इन सब बुक्स के बारे में सो दैट कि लार्जर ऑडियंस जो आपके दर्शक हैं, उनको भी हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए हमारी पढ़ाई से, हमारे ज्ञान से। तो उसी को लेकर के जो बुक चूज़ की थी, तो मैंने सोचा हुँ, कि एक बार एक बुक है, बड़ी फ़ेमस बुक है, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल यूफ़ोरिया करके बुक इसका नाम है। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही प्रिंसटन, हार्वर्ड में ये पढ़ाते हैं, पीएचडी हैं कनाडा के। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है इनका, जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब का, कि ये जब कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इंडिया के, ये यूएस के एम्बेसडर इंडिया में रह चुके हैं। हुँ, सो और इकोनॉमिस्ट भी हैं, बाय प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, 40 किताब लिख चुके हैं। और इस बुक के बारे में तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ वो बोलते हैं कि यार जब भी क्रैश होता है और मार्केट में स्कैम होता है, तो बोला मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो बोले कैसे आपको फ़ायदा होता है? तो उन्होंने किताब में ही लिखा हुआ है, मेरी बुक की सेल बढ़ जाती है। क्योंकि लोग उस समय लोगों को इंटरेस्ट ये आता है कि यार कुछ पढ़ते हैं इस बुक में, कुछ तो ज्ञान लिखा होगा। और जनरली आपको पता है कि भाई हर जगह जब हुँ, ज़रूरत पड़ती तभी आदमी उस चीज़ को देखता है, अदरवाइज़ तो मस्त मौला सब मज़े में चल रहे हैं। तो हुँ, आज यही बुक है जो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका एक सार बता दूं, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक सार बता दूं। उन्होंने बोला है कि सदियों से हुँ, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, यूफोरिया, क्रैश और स्कैम होते रहे हैं, हुँ। अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्या और बात इसके उन्होंने कुछ, या हाँ जी, बिल्कुल होते रहेंगे। और इसके उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बताया कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बिल्कुल 1-2 एंटीडोट हैं, ज़्यादा इलाज नहीं है इसके, 1-2 एंटीडोट हैं, लेकिन वो है? आदमी भूल जाता है। ओके। तो बड़ा जी, इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। दुनिया की सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाई की है या अपना पर्चा पेश जी, किया है। यस, तो हम लोग क्या नाम, सपना रहता है कि येल में पढ़ें, हार्वर्ड में पढ़ें, कार्नेल में पढ़ें, तो ये सब जगह पढ़ा चुके हैं बिल्कुल। और एम्बेसडर भी यहाँ रह चुके हैं। किताबें बहुत सारी लिख चुके हैं। लेकिन जो आपने ये बात कही कि ये यूफ़ोरिया होता रहेगा, स्कैम होते रहेंगे, इसको बंद नहीं किया जा सकता, इससे बचने के एक ही 2 उपाय हैं। ये बहुत ही मतलब भयानक बात आपने कह दी, डरा दिया। तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि भैया ऐसा क्यों है? क्या बहुत समझदार नहीं हो सकता आदमी? नहीं, आदमी बहुत समझदार होता है नीरज जी। इनफैक्ट जो स्कैम और क्रैश और यूफोरिया होता है, वो समझदार लोग ही चालू करते हैं। क्या बात है! अरे! हाँ जी, 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 जी। चालू वो हाँ, समझदार लोगों के द्वारा होता है।
और उसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक बहुत समझदार जो टाइम से आगे होते हैं, तो उनके थ्रू जनरली स्पेकुलेशन चालू होता है। स्पेकुलेशन देन कन्वर्ट्स इनटू मास यूफोरिया, जब लोग देखते हैं कि यार ये बंदा इसने बहुत पैसे बना लिए बड़े शॉर्ट टर्म में। तो दूसरे भी आते हैं, ब्रांड वैगन बोलते हैं ना कि एवरीबडी वांट्स टू राइड द ग्रेवी ट्रेन। वो ग्रेवी ट्रेन जब सबके सब बैठने लगते हैं तो वो ग्रेवी ट्रेन बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो दैट स्पेकुलेशन जो थोड़ा सा चालू हुआ था वो यूफोरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूफोरिया के टाइम पे क्या होता है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज है, वो उस ग्रेवी ट्रेन से डिबोर्ड करते हैं कि चलो दूसरे आ गए हैं, हमारा बन गया है, अब निकला जाए। अब जब वो निकलते हैं तो जो बचे हुए हैं उनको देख करके पीछे निकलना चालू करते हैं। जब वो निकलना चालू करते हैं तो पूरी ट्रेन खाली हो गई ना नीरज जी, तो क्रैश तो आना ही आना है। So this is how the speculation builds up, euphoria builds and then the crash happens, तो inevitable है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये बोले, जैसे आपने पूछा था इंटेलिजेंट लोगों की बात, इंटेलिजेंट लोग इसे चालू करते हैं और उसके बाद जब उनका एक मकाम आ जाता है, ट्रेन से निकल जाते हैं। बाकी जो जनता है विच इज 99.99% ऑफ द पर्सन पीपल, क्योंकि 0.001% ही पैसे बना के निकल गए, 99.99% तो मार्केट को पैसे देके जाएंगे ना। That is what happens. So उसको उन्होंने बोला है कि the brevity of the financial memory, brevity of the financial memory का मतलब होता है कि लोगों को ये याद नहीं रहता है कि कब ये हुआ था, यूफोरिया हुआ था, स्कैम हुआ था। वो उस चीज को भूल जाते हैं जब आपके पैसे बनने लगते हैं। फिर आपको लगता है यार पैसे तो बड़े आसानी से बन रहे हैं, और बन क्यों रहे हैं, आप में उस समय एक वर्ड होता है मुगालता। आपको मुगालता हो जाता है, आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो मेरी इंटेलिजेंस के कारण बन रहा है पैसा, मैं डिजर्व करता हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, विद्वान हूं, इसलिए मेरे पैसे बन रहे हैं। जब आदमी को ये भरोसा हो जाता है तो वो फिर तो उसके बाद तो पागलपन की हरकतें करेगा ही करेगा। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मतलब गजनी टाइप के लोग होते हैं, शॉर्ट मेमोरी। एग्जैक्टली नीरज जी, दिस इज एग्जैक्टली ऑथर ने जो लिखा है कि लोग भूल जाते हैं यूफोरिया के टाइम पे, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप मदमस्त हो जाते हैं। एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि 0.1% जो सुपर इंटेलिजेंट हैं वो तो ट्रेन से उतर गया, बाकी सवार रहते हैं। हाँ जी। अब इसको मैं इधर अपने यहाँ देखूं तो कहा जाता है कि 15-20 साल तक आप इन्वेस्टेड हैं तो एवरेज रिटर्न 15% बन जाता है ना। तो यानी 15% सबका बना, तभी तो एवरेज निकाला आपने। लेकिन सबका तो बनता नहीं है, नहीं बनता। किसी का 40 बना, किसी का 25 बना। तो जैसे 40 बना तो उसने 3 लोगों को अंडा बना दिया। यस। तो ये एक सच्चाई है कड़वी जो हमें स्वीकार करनी चाहिए कि अगर एवरेज रिटर्न 15% है तो कुछ लोगों के जीरो, कुछ नहीं ज्यादा लोगों के जीरो होंगे, तभी कुछ लोगों के 40, 30, 15, 20 होंगे। तो ये एक क्या कहें, प्राकृतिक न्याय कह सकते हैं आपकी। सब पैसे नहीं सबको बना के देने का वायदा है, लेकिन बनेगा गारंटी नहीं। बनेगा कुछ का ज्यादा, कुछ का कम, कुछ का जीरो, ज्यादातर का नहीं बन पाता। और नीरज जी इसमें एक और चीज याद रखिए कि जब क्रैश का टाइम होता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के भागता है तो वापस नहीं आता। जो बहुत ज्यादा जल जाता है वो वापस नहीं आता। तो आप उस परसेंटेज को भूल रहे हैं जो पैसे देके चला गया मार्केट को, पैसे नहीं बने, वो तो नेगेटिव में गया है, -30 -40% पे गया हो, तो -100% में गया हो, तो नया ग्राहक आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर दौर में एक नया ग्राहक आता है माल खरीदने। यस यस। एंड इसका ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको बताऊंगा, लेकिन इस किताब में एक बिल्कुल ये भी लिखा हुआ है नीरज जी कि ये जो स्पेकुलेशन यूफोरिया पहले के टाइम पे ऑथर ने लिखा है कि करीब करीब 20 साल लग जाते थे जब लोगों की मेमोरी से चीजें निकल जाती थी और नया स्कैम, नया यूफोरिया, नया स्पेकुलेशन बनता था। अगर आज की डेट में आप देखें तो वो टाइम पीरियड कंप्रेस हो गया है। अगर आप देखेंगे 9 से 10 साल में, मोटा मोटी, आपको ज्यादा नॉलेज है इसका, लेकिन 9 से 10 साल में एक क्रैश आता ही है। यूफोरिया बनता है, क्रैश आता है, वो होता ही होता है। तो बेसिकली जो ऑथर ने लिखा है कि द ब्रेविटी ऑफ द फाइनेंशियल हिस्ट्री लोगों को याद नहीं रहता, 10 साल में भूल जाते हैं आप। क्योंकि 10 साल में क्या होता है, एक नया जनरेशन मार्केट में एंटर करता है, जो कोविड के टाइम पे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नई जनरेशन आती है, वो मार्केट में एंटर करती है, उन्होंने तो डाउन टर्न देखा ही नहीं, उन्होंने पैसे बनते हुए देखा है बस। उस समय ये लगता है, जो कि 2008 लीमन क्राइसिस के टाइम पे हुआ था, कि जमीन की प्राइस तो नीचे जिंदगी में जा ही नहीं सकती, सिर्फ ऊपर जा सकती है वो तो।
and then the housing crisis happens. इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अपने देश में मतलब जी कोई इसको पर्सनली नहीं ले, बुक के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, जी 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 50 से 60% या इससे भी ज्यादा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 10 साल से कम का है और कम का होगा। तो उन्होंने भी रिडेम्पशन नहीं देखा है। अगर हम हाँ जेनजी को कहते हैं एग्जैक्टली, कि कोविड के बाद वालों ने फॉल नहीं देखी है, तो फंड मैनेजर ने कौन सी देखी है? वो बिल्कुल भी तो बिल्कुल नए सही वाले बात। लड़के हमारे दोस्त हैं सब लोग। तो ये अच्छा आपने पॉइंट बताया कि इस किताब में लिखा है कि एक कॉमन फिनोमेना है कि 10 साल में आप भूल जाते हैं, तब तक नया फंड मैनेजर, नया इन्वेस्टर, नया मार्केट, नई थीम, नई स्टोरी आ गई है। अब जी, सब लोग उसकी सवारी करेंगे। यस तो ये तो यस था हम लोगों का जिस्ट इस किताब में जो लिखा है। अब मुझे 2 जी या 3 जी स्टोरी बताइए इसमें, तो 3 स्टोरी मैक्सिमम हम लोग सुनेंगे जिससे पूरी किताब समझ में आ जाएगी। तो एक जो जी। सबसे दिलचस्प स्टोरी इन्होंने सुनाई हो वो बताइए। तो नीरज जी, इसमें सबसे दिलचस्प स्टोरी, और वो सपोजिटली दैट यूफोरिया एंड द क्रैश, बोलते हैं कि वो जो मार्केट में मोटा मोटी पहला था, पहला यूफोरिया था, ये हुआ था हॉलैंड में। वहां पे हुँ, क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप में 1630 के आसपास में एक ट्यूलिप होता ना, फूल जो होता है ट्यूलिप, हुँ, उस फूल को वो पहली बार वेस्टर्न यूरोप में पहुंचा। एंड हुँ, समहाउ कुछ ये हुआ कि 1630 में वो जो फूल था, उसने सब उसके पीछे पागल हो गए। लोगों ने हुँ, उस फूल पे पैसे लगाने चालू कर दिए। उसका नाम था ट्यूलिप, और उस पीरियड को ट्यूलिपोमेनिया बोला जाता है, कि ट्यूलिप का जो हुँ, मेनिया हुआ था वो उस पीरियड में हुँ, हुआ था। लोगों ने ट्यूलिप खरीदना चालू किया, ट्यूलिप के प्राइस बढ़ने चालू हो गए। जैसे प्राइस बढ़ने चालू हुए तो लोगों ने और पैसे लगाए। तो जो इनिशियल इन्वेस्टर था जिसने पैसे कमाए थे वो तो बना ही रहा था, उसके साथ में ये हुआ कि जो घर की काम करने वाली मेड थी वो पैसे लगा रही है, जो आपका मोची है वो पैसे लगा रहा है, अरिस्टोक्रेट और बड़े लोग तो पैसे लगा ही रहे थे। सब के सब पैसे लगाने लगे, स्पेकुलेशन होने लगा। उसमें तीन चार चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो ऑथर ने बताई है, कि हुँ, इतनी इसकी फ्रेंजी बढ़ गई नीरज जी, कि स्टॉक मार्केट जो था, एम्स्टर्डम का स्टॉक मार्केट था, और हॉलैंड में जो दूसरे और भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, वहां पे हुँ, ट्यूलिप के स्टॉल लगने लगे, फूल बिकने लगे, उन पे स्पेकुलेशन होने लगा। कैन यू इमेजिन कि फूल के स्टॉल लग रहे हैं, फूल उसमें स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहा है। अच्छा, जिन जिन शहरों में स्टॉक एक्सचेंज नहीं थे, वहां पे जो हुँ, टैवन होता है, जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते थे, हाथ पे रुक रहे हैं, जो घूम रहा है, जो जो टूरिस्ट टूरिस्ट है, रुक रहा है, खा पी रहा है, वहां पे इनकी स्टॉल लगने लगी, वहां पे डिस्प्ले होने लगा। बिल्कुल गाने बजाने के साथ में फंक्शन होता था शाम को, कि आज शाम को ट्यूलिप का या वहां पे ऑक्शन होगा, जो जिसको खरीदना वो खरीदो। तो नीरज जी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये फैलने लगा ट्यूलिपोमेनिया, तो हुँ, लोगों ने अपने घोड़े बेचे, अपने मकान बेचे, अपनी ज्वेलरी बेची, अपनी प्रॉपर्टी बेची, और ट्यूलिप खरीदा, और ट्यूलिप के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने लगे। जो ट्यूलिप की खेती बाड़ी करते थे उनके स्टॉक बढ़ने लगे, उनके पास पैसे आने लगे, लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट देने लगे कि आप हमारा भी ट्यूलिप ग्रो करिए, आप जो बेचेंगे तो हम खरीदेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हम जो बात करते हैं, वो सब होने हुँ, लगा। वो चलता गया, ट्यूलिप के प्राइस बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब आप ये सोचिए कि ट्यूलिप के प्राइस, जो ऑथर ने लिखा है बुक में, एक टाइम पे ये हो गया था, वहां पे फ्लोरिन, वहां की करेंसी होती थी, 3000 फ्लोरिन के रेट पे बिकने लगे, जो कि उसका इक्विवेलेंट आज की डेट में बोला जाए तो 25,000 से 30,000 यूएस डॉलर में एक आपका ट्यूलिप बिक रहा था। $30,000 का एक ट्यूलिप। हाँ, आज के रेट पे, यानी उस समय दूसरा रेट ओके, रहा होगा, 3,000 फ्लोरिन था, लेकिन हाँ, पच्चीस तीस आज हजार आज के डॉलर का संदर्भ में। रेट। आज के संदर्भ में एक ट्यूलिप का रेट $3,000। आप सोच, 25 से 30,000 डॉलर। आप सोच सकते हैं क्या मेरे पागलपन फितूर क्या मचा हुआ था। एंड हुँ, एज इट हैपेंस, हुँ, जिन्होंने पहले बनाए थे वो जो 0.001%, उन्होंने क्या किया, ज्यादा हो गया यूफोरिया, समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने बेचना चालू कर दिया। हुँ, जब उन्होंने बेचना चालू किया, तो उसके बाद में पूरी पब्लिक धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेचना चालू। हुँ, और जैसे इसमें जो ऑथर ने बताया हुआ है कि जैसे लेवरेज काम करता है, तो लोगों ने अपने मकान बेच दिए, गिरवी रख दिया सोना, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट लिए। जब ये रिवर्स में आता है तो उसी स्पीड से गिरता भी है मार्केट। हुँ, लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी उसको मना कर दिया पैसे देने से। तो जिसके पास पैसे नहीं थे उसने तो नहीं दिए, जिसको कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसके नाम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट लेके और जमीन खरीदी और ट्यूलिप ग्रो करने लगा था, उसका धंधा चौपट हो गया। दिस हुँ, इज हाउ द क्रैश ऑफ ट्यूलिप हैपेंड। हुँ, सो ये एक जो एम्स्टर्डम की हिस्ट्री में हुआ था, हॉलैंड की हिस्ट्री में हुआ था, इसके बाद
कई सालों तक, हम्म, डिकेड्स, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। ओके तो ये दिस वाज सपोजिटली द फर्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मास यूफोरिया, जिसमें हुआ था ये। और बहुत दिनों तक, जैसे मैंने बताया, बहुत दिनों तक इनकी जो इकोनॉमी थी वो डिप्रेशन में रही है और बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहां पे। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। सो एक तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। तो मतलब ट्यूलिप का फूल आज के संदर्भ में देखें तो 25-30 हजार डॉलर का, और वो भी जिसकी पेरिशेबल लाइफ है, जिसको यस। मतलब क्या काम आप करेंगे उसका पता नहीं क्या क्या स्टोरी उस समय बुन दी गई होंगी, और उस जी। पे ये हुआ। तो आप सोचिए कि जैसे हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते थे जब मैं पीजी कर रहा था, कि भीड़ का यानी क्राउड का मूड जो है वो गेज नहीं कर सकते आप। कोई एक चीज हो गई, जिसमें कौआ कान ले गया, अब आप कौए के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना कान हाँ नहीं देख रहे हैं, चले जा हाँ, रहे हैं, चले जा चले रहे जा रहे हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ। तो ये तो वही पहली कहानी। दूसरी और कहानी बताइए, क्या इसमें बताया गया? दूसरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है नीरज जी। और देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि ये राजा महाराजा मोस्टली सब लड़ाई झगड़े में रहते थे। खासकर इसमें तो फेमस थे जो ब्रिटेन के वो जो राजा वो होते थे, वो लड़ाई कर रहे हैं, स्पेन के लड़ाई कर रहे हैं, यूरोप यूरोप में बहुत चलता था ये। हम्म, तो ये बेसिकली ये ब्रिटेन की कहानी है ये वाली। तो वहां पे क्या हम्म, हुआ था कि वहां पे एक ये एडिनबर्ग में एक साहब होते थे जॉन लॉ नाम के। तो हम्म, अच्छे अच्छे भले घर के थे, गोल्ड स्मिथ थे इनके फादर। तो क्या होता उस समय, वो होता था डुएल होता था। तो ये हम्म, कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, दो दोस्तों में आपस में तनातनी हो गए, तो बोले चलो डुएल करते हैं। डुएल का मतलब वो तलवार लेके लड़ाई करते थे, जो तलवारबाजी। हम्म, धोखे से इनके दोस्त जो है उस डुएल में मर गए। इन्होंने पेट में उनके मारा, मेरे जिस भी इंटेंशन से मारा वो चला गया, तलवार पेट में उनकी, वो खत्म हो गए। अब हम्म, जेल जाना पड़ा भाई साहब इनको, जॉन साहब को। जेल हम्म, गए। जेल से फिर अच्छे घर के थे, पहचान वाले थे, तो बोला जाता है, बुक में लिखा हुआ है कि शायद कुछ कन्नाइवेंस से ये जेल से बाहर निकल के वहां से भाग गई है। वहां से निकल के थे तो ये जैसे एडिनबरा के थे, स्कॉटलैंड वो इंग्लैंड सेम था। वहां से निकल हम्म, के गए नीदरलैंड। नीदरलैंड में इनको बैंक में बड़ा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ा कि भाई बैंक का ऑपरेशन कैसा होता है, क्या चलता है, कैसे होता है। और इन्होंने जमीन जमीन की ट्रेडिंग थोड़ी चालू कर दी। वो धंधा चला नहीं उनका। तो ये निकल गए फ्रांस। हम्म, फ्रांस में उस समय क्या हुआ था, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि उनके जो किंग थे वो एक्सपायर कर गए थे। तो जो हम्म, किंग का जो एयर टू दी थ्रोन था, उनके जो उत्तराधिकारी थे, छोटे थे। हम्म, लुई 14 खत्म हो गए थे, लुई 15 आए। उनके हम्म, साथ में वो उम्र भी छोटे थे, उनका रेजेंट था वो उनके साथ में, वो उनके साथ बिजनेस चलाता था, यानी राजपाट उनके साथ में चलाता था। तो जो जॉन साहब वहां पे क्या हुआ, ये चले गए अपने फ्रांस। और फ्रांस में बिकॉज जब पुराने वाले राजा खत्म हुए तो खजाना खाली पड़ा था उनका। अब खजाना खाली पड़ा है तो वहां पे चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो जॉन साहब थे अपने, इनको इन्होंने उनसे, जो राजा थे उनसे बोला कि आपका डेट मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, बट मुझे हम्म, बैंक चलाने की परमिशन दीजिए। हम्म, तो इनको उन्होंने बैंक रॉयल नाम की एक बैंक खोला और इनको परमिशन दे दी कि हमारा डेट आप ले लीजिए, हम आपको 6% 7% जो भी होता है इंटरेस्ट होता है, आपको हमें हम्म, वो इंटरेस्ट देंगे। और इसके बदले में आप हमारा डेट को वो करिए, यू यू टेक केयर ऑफ द डेट। नाउ इन्होंने कंपनी खोल ली। और कंपनी हम्म, खोल के उसके नोट्स, जो कि आज की पैरेलल में अगर मैं बोलूं तो वो शेयर इशू करने चालू कर दिए। हम्म, अब जो बैंक चालू हो गया तो कोई तो एसेट तो होना चाहिए, तो कुछ था नहीं। हम्म, तो बोले क्या किया जाए, तो उन्होंने एक मिसिसिपी कंपनी नाम की एक कंपनी फ्लोट की। हम्म, कंपनी का चार्टर ये था कि भैया ये लुजियाना जो जगह है, उस जगह में ये कंपनी जो है मिसिसिपी कंपनी, ये गोल्ड ढूंढेगी। बोले चलिए हम्म, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, ना कोई गोल्ड था, ना कोई हम्म, लुजियाना में इनका कोई ऑपरेशन था। इन्होंने हम्म, उस कंपनी के शेयर निकाल के मार्केट में बनाने, फ्लोट करने चालू कर दी। अच्छा, बैकिंग कहां से थी नीरज जी? से- क्योंकि राजा का डेट तो ये टेक केयर कर रहे थे। तो करेक्ट। जब इन्होंने चालू किया तो स्पेकुलेशन बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि राजा के जो भी अच्छे, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, हम्म, उन्होंने भी खरीदना चालू कर दिया नोट्स। हम्म, वो नोट्स खरीदने चालू किए, रेट बढ़ने लगे उनके नोट्स के। जो पैसा आया वो राजा के कॉफर में गया, राजा ने प्रजा को दिया या जो बिजनेस होते थे उन लोगों को दिया पैसा, वो पैसा वापस घूम करके फिर बैंक के नोट में आने लगा। तो आप ये देखिए, एक विशेष सर्कल पूरा बन गया कि पैसा यहां से जाएगा, ये ज्यादा नोट इशू करेंगे,
वो पैसा वापस आएगा, फिर इनके शेयर को वापस बढ़ाया जाएगा। वो धीरे-धीरे करके चलता गया और मेजर एक वहाँ पर भी एक यूफ़ोरिया टाइप का बन गया कि भाई इसकी वो पैसे तो बंद हो कम ही नहीं हो सकते इसके, तो ये तो चलता रहेगा, रेट बढ़ता जाएगा इसका। हम्म, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ कि हम्म, जब ये शेयर खरीदने के लिए जो प्रिंस थे, प्रिंस ने शेयर खरीदने के लिए और मंगवाया कि भाई शेयर की प्राइस बढ़ रहा है, मैं और खरीदूँगा थोड़ा। जब वो वापस शेयर खरीदने गए तो पता चला कि भाई शेयर थोड़े कम पड़ रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ गई है मार्केट से। हम्म, मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा आ गई तो प्रिंस, आपको राजा महाराजा है, आपको उनका तो दिमाग तो पता है टेम्परामेंट क्या होता था। उन्होंने बोला अच्छा, प्रिंस को आप नहीं दे रहे हैं शेयर? बोले हम्म, मेरा सोना वापस करो, पैसे के इक्विवेलेंट मेरे को सोना वापस करो। तो अब प्रिंस ने बोल दिया भाई करना तो पड़ेगा। तो हाँ, मिसिसिपी कंपनी बनी किस लिए थी? मिसिसिपी कंपनी बनी थी सोना उगाने के लिए, सोना लाने के लिए। हाँ, तो जब जो जो थोड़ा बहुत सोना इनके पास था उन्होंने प्रिंस के पास भेजा। जब प्रिंस के पास भेजा तो बाकी जो दूसरे लोग थे उन्होंने बोला हमें भी चाहिए भाई पैसे अपने। हमारे हम्म, पास तो बैंक रन हो गया वहां पे। हम्म, बैंक रन हो गया तो इनके पास सोना तो था नहीं। अब बैंक रन को खत्म कैसे किया जाए, उसके लिए लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इन्होंने बड़ी हम्म, इंटरेस्टिंग चीज की वहां पे, जो बैंक वाले जॉन लॉ साहब थे, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की। तो जो भी सफाई कर्मचारी है, जो भिखारी है, जो जो मजदूर हैं, गरीब हैं, जो हम्म, भीख मांग रहे हैं, यानी भिखारी भी, उन सबको हम्म, लेकर के उन्होंने एक फौज बनाई। हम्म, उनको बढ़िया कपड़े पहनाए, सबके हाथ हम्म, में एक वो बोलते हैं ना कि तगाड़ी, बेलचा, ये वो सब पूरा का कुल्हाड़। पूरा दिया। हाँ, ये हम्म, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट दिए और उनको परेड करवाया शहर में 2 दिन। तो हम्म, लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? तो बोले ये हम्म, देखो लुजियाना में सोना निकालने जा रहे हैं ये लोग। हाँ जी, ये फैक्ट है। सोना निकालने हाँ, जा रहे तो पब्लिक का स्पेकुलेशन कम होगा, सोचा गया। वो हम्म, हुआ भी होगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, जो भीख मांगने वाला था, जो काम करने वाला था, नाली साफ करने वाला था, जो जमादार था, वो पूरे के पूरे वापस काम करते हुए दिखे फिर से। उनको तो कपड़ा पहना हम्म, के दिखाया गया लुजियाना जा रहे हैं कुछ सोना निकालने। 3 हम्म, दिन बाद वो वापस दिखाई दिए। जब वापस हम्म, दिखाई दिए तो लोगों को पता चल गया कि यार तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था, ये तो इनके पास पैसे तो है नहीं। वो बैंक रन हो गया वो नीरज जी, और वहां पे वो कंपनी क्रैश कर गई बिल्कुल। वहां पे कंप्लीट डिप्रेशन आ गया, लोगों के पैसे डूब गए, बड़े से लेके नीचे वाले जितने थे सब लोगों ने जो पैसे लगाए थे वो पूरे के हम्म, पूरे वहां पे बर्बाद हो गए। 15 लोग वहां पे बैंक के सामने खड़े यानी जो भीड़ लगी थी बैंक के सामने में पैसे वापस लेने वालों की, 15 लोग मर गए स्टैम्पीड में। ओह माय गॉड। हाँ जी। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था, जॉन लॉ साहब को तो वहां पे वो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर बोलते हैं ना, जनरल जो, वो इतने हम्म, पावरफुल हो गए थे एक टाइम पे, उनको बना दिया गया था। अल्टीमेटली उनको भाग करके वेनिस जाना पड़ा। हम्म, वो हम्म, भागे और बिल्कुल पॉवर्टी में उनका उनकी मृत्यु हुई थी, उनका उनकी डेथ हुई थी। तो ये पूरी हम्म, की पूरी कहानी हुई थी। तो दिस बैंक रॉयल मिसिसिपी वाला ये एपिसोड हुआ था। ये माय गॉड। इससे ही रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, बिल्कुल सेम चीज ए टू जेड हम्म, यही चीज रिपीट हुई थी लंदन में। लंदन का हम्म, डेट हाई हुआ था। उन्होंने एक कंपनी को, उन्होंने एक वहां पे भी एक बड़े फेमस साहब थे, वो ऑक्सफोर्ड के अर्ल होते थे, उनको कंपनी बनाने को दी कि आप हमारा डेट ले लीजिए, हम आपको पे करेंगे और आप एक कंपनी फ्लोट करिए। उन्होंने क्या हम्म, किया, अपनी कंपनी बनाई। उन्होंने भी ऐसे ही कंपनी बना करके शेयर इशू करने चालू किए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि हम्म, जो राजा तो थे जो लंदन के, हम्म, उन्होंने इस कंपनी को राइट दिए कि यहां से वहां तक पूरा का पूरा जो इस जो कंपनी बनाई थी इन्होंने, साउथ हम्म, सी बबल बोला जाता है। इस बबल का नाम है साउथ सी बबल, क्योंकि साउथ सी कंपनी बनाई गई थी। हम्म, साउथ सी जो कंपनी है उसको ट्रेडिंग राइट दे दिए अमेरिका से लेके, लंदन से लेके स्पेन तक का। और कंपनी के हम्म, बिल्कुल प्राइस है, इसके नोट बनने लगे, ये शेयर आ गए मार्केट में, लोग खरीदने लगे, रेट बढ़ने लगे। हम्म, फैक्ट ये था कि वो ट्रेडिंग राइट इनके पास थी ही नहीं, वो तो स्पेन की राइट थी जो कि दे दी गई थी। लेकिन कौन हम्म, चेक करने जाएगा कि स्पेन का राइट है कि लंदन का राइट है या ब्रिटेन का राइट है? वो राइट लेकर के ये शेयर बेचे जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल था नीरज जी, इसमें बुक में लिखा हुआ है। हम्म, जनवरी 1720 में 100-120 पाउंड के करीब इनका शेयर होता था। हम्म, मार्च अप्रैल तक वो 300 पहुंचा, सितंबर तक 700-800 पहुंचा, दिसंबर तक 1000 पाउंड का एक शेयर हो गया था इनका, जो नोट इशू करते थे। हम्म,
उसके बाद में जब सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया है, तो एक उन्होंने एक एक्ट लाया था 1720 का जून में, कोई बबल एक्ट। वो बोला जाता है कि उस एक्ट के बाद में मार्केट धीरे धीरे क्रैश होना चालू हुआ, और लोगों ने जब देखा कि मार्केट क्रैश हो रहा, तो वही होता है, एक के पीछे एक लोग निकलना चालू करते हैं, क्रैश आता है। एग्जैक्टली इन द सेम फैशन यहाँ पे भी क्रैश आया, यहाँ पे भी इकोनॉमी की बिल्कुल हालत खराब रही, डिप्रेशन आ गया था, लोग बर्बाद हो गए, लुट गए लोग, बैंकरप्ट हो गए। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने 20,000 पाउंड, जो आज की वैल्यू पे 1 मिलियन यूएसडी बनता है कम से कम, उनके लूटे थे बीस इस 20,000 20,000 पाउंड, पाउंड जो न्यूटन जी के आज भी की डेट डूबे। में, जी, जो आज की डेट में $1 मिलियन बनता है, वो इस साउथ सी कंपनी के बबल में डूबे थे। तो ऐसा आपने एक सवाल पूछा था कि इंटेलिजेंट लोग तो बच जाते होंगे, हाँ, तो ये उसका आपके जवाब सामने है। एग्जाम, ये उसका जवाब है कि भाई क्या होता है। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब भयानक, विचित्र सत्य, विचित्र किंतु सत्य विचित्र कि किंतु सत्य है, बिल्कुल। इतने। अच्छा, इसमें जो 3 कहानियां हमने सुनी रजा, जी, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये आप सही कह रहे हैं कि ये चीजें रिपीट होती हैं और एक स्टोरी बनती है। जैसे अपने यहाँ का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, जी, उसमें उसके जो जिनके नाम पे ये स्कैम हुआ था, उन्होंने एक स्टोरी प्रोफाउंड की, रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये मुझे एक हाँ, मार्केट के बहुत बड़े वेटरन ने सुनाई, हाँ, कि जैसे उन्होंने ये स्टोरी सुनानी शुरू की कि जैसे मान लीजिए आपकी ये बहुत बड़ी एक टायर कंपनी है, हाँ जी, 50 साल से लगी हुई है। ऐसी ही एक नई कंपनी आज हम लगाने जाएं तो उसमें 1,000 2,000 कुछ भी एक अमाउंट, इतने करोड़ रुपए लगेंगे, और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन तो उसके 10 गुना भी नीचे है। तो हाँ, आपके शेयर का भाव एक्चुअली इतना होना चाहिए, क्योंकि हाँ, 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 रिप्लेसमेंट यस, थ्योरी फिट हो गई। अब ये यस, थ्योरी भयानक चली। देखो, अगर नई फैक्ट्री लगाओगे भी तो इतना पैसा लगेगा, ये तो ऑलरेडी लगी हुई है और इसकी वैल्यू जी, देखो कितनी कम है। जी, तो ये स्टोरीज कहीं ना कहीं बनती है कि साहब ये पूरा हमारे पास राइट है जहाज चलाने का, मैं सोना की खुदाई करूंगा। यस, यस, देयर यस। इज सो मेनी। तो अब मुझे, चूंकि बहुत ब्रीफली मुझे बताइए कि 5 इसकी लर्निंग क्या है सबसे बड़ी। तो आप इसको लर्निंग बोल लीजिए नीरज जी, या आप इसको ये बोल लीजिए कि भाई लोगों को थोड़ी समझदारी आ जाए, जो कि हम्म, गैल्ब्रेट साहब ने बोला है कि पॉसिबल नहीं है। हम्म, उन्होंने क्यों बोला है? बोला हम्म, कि उस समय एक इल्यूजन ऑफ इंसाइट हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि हर 10 साल में इल्यूजन गोज इनटू डिसइल्यूजन, एंड 10 साल में फिर डिसइल्यूजन बिकम्स इल्यूजन। मतलब क्या हुआ? 2008 का क्रैश हुआ, उसके पहले 10 साल पहले एक और क्रैश हुआ था, उसके 10 साल पहले आप हिस्ट्री निकालेंगे तो हर 10 साल में एक क्रैश हुआ है। तो हुआ क्या है? क्रैश के बाद में लोगों को बिल्कुल सद्बुद्धि आ जाती है। 2 3 4 5 साल तक वो बिल्कुल दूर रहेंगे, शेयर खरीदना ही नहीं है, शेयर तो बहुत बेकार चीज है, बॉन्ड में ट्रेड ही हम्म, मत करिए, बुलियन में ट्रेड ही मत करिए। हम्म, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद में आप देखते हैं कि सामने वाला पैसे बना रहा है यार, तो उस हम्म, भेड़ चाल में आप आ जाते हैं। जब आपके पैसे बनते हैं तो आपको वही लगने लगता है जो मैंने शुरू में बोला था कि यार ये मेरी इंटेलिजेंस के पैसे हैं, मेरी किस्मत के पैसे, मैंने मेहनत किए करके पैसे बने। जबकि आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ, और इस कॉन्फिडेंस के चलते ये स्पेकुलेशन जो है मास यूफोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओ, सो देयरफॉर आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको एक एंटीडोट जो मैंने बताया आपको, वो ये है कि आपको भूलना नहीं है पुराना क्रैश। हम्म, फाइनेंशियल मेमोरी आपकी रहेगी तो आप स्पेकुलेशन में नहीं पड़ेंगे। देखिए, आप ह्यूमन बीइंग है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, जब भी पैसे बनेंगे हम उस स्पेकुलेशन वाले मोड में आ ही जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल जो हिस्ट्री है, हमें वो याद रखनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि जनरली मनी इज लिंक्ड विथ हम्म, इंटेलिजेंस, जो कि हम्म, बिल्कुल गलत है। ओके, लोग पैसे बनाने लग जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार बहुत इंटेलिजेंट इसलिए पैसे बनाए हैं। भाई उसकी किस्मत का होगा ना। आप ये क्यों सोच रहे हाँ, हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंट है करके ही पैसे बने हैं? हाँ, कुछ और भी तो हो सकता है, ऊपर वाले का हाथ था उसके ऊपर तो उसके पैसे बन गए। लेकिन हम क्या करते हैं कि यार वो जो बोल रहा है वो सही है, बिकॉज ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज ही हैज मेड मनी, उसके पैसे बन गए, तो वो जो बोलता है आप सत्य मान के चलते हैं। हम्म, एक इंटरेस्टिंग चीज और नीरज जी, हर फाइनेंशियल स्कैम और क्रैश में और यूफोरिया में ये हुआ है कि लेवरेज हैज ऑलवेज बीन दी बेडरॉक।
हर राइट। स्पेकुलेशन में आप देखिएगा कि जितने भी एसेट थे, वो दोनों बैंक के एसेट ले लीजिए, ट्यूलिप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेवरेज इतना बढ़ जाता है कि वो हम्म। अनसस्टेनेबल हो जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली क्रैश आता है। हम्म। लेकिन जब लेवरेज बढ़ रहा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे ये बोला जाता है कि यार ये नया इनोवेशन आया हुआ है। टेक फॉर एग्जांपल 2008 का लीमन ब्रदर क्राइसिस में पूरा का राइट। पूरा फाउंडेशन क्या था? सीडीओ, हाँ। कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन था क्या? लेवरेज था और कुछ नहीं था। हम्म। तो इसमें गिलबर्ट साहब ने वही बोला है कि हर 10 सालों में एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगा फाइनेंस का, जो इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम इनोवेटिव रहेगा बस, बाकी है वो पुरानी कहानी। उस पे लोग पागल हो जाएंगे, लोगों के पैसे बनेंगे, यूफोरिया होगा। पहले जो आया था वो निकल जाएगा या निकलने की कोशिश करेगा, जो बाद में आया वो पकड़ा जाएगा। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल एंटीडोट ये है कि आप फाइनेंशियल हिस्ट्री याद रखें। यस। यही एक तरीका दिख रहा है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी कि आप बच जाएंगे इससे। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताब पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, आलसी हैं आप। जी। तो ये शो देखिए, 30 मिनट में कहानियां भी ज्ञान सुनाई मिल गई और जाएगा थोड़ा। आपको जिस्म बता दिया गया। तो आप 300 पेज की किताब खरीद के पढ़ने के बजाय फ्री में ये शो देखिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रजा आपको मैं बताऊं, ये हर दौर में होता है, हर समय यस। में होता है। जी। और इसको कोई मतलब इसको डोंट टेक इट पर्सनली कि आपको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। ये एक मास हिस्टीरिया के तौर पे होता है और उसमें आपके फंसने की चांसेस 99% होते हैं। क्योंकि जी। एक लेफ्ट आउट फीलिंग होती है ना, फोमो हो गया, अरे यार उसने बना लिया हम रह गए, उसने बना लिया हम रह गए, मतलब सारी दुनिया अमीर हो जा रही है, हम ही गरीब क्यों रह जाएं। तो आप बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट उसमें कूदते ही हैं और यस। उसमें सिर्फ एक दवा है कि आप फाइनेंशियल हिस्ट्री याद रखें। इसलिए नीरज जी, जो मैंने शुरू में बताया था कि जॉन साहब ने शुरू में बोला क्या है, उन्होंने बोला कि ये होता रहेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। और उनका एक हम्म। बड़ा फेमस कोट है, मैं उनकी बुक से ही पढ़कर को बताता हूँ। उन्होंने हाँ। बोला, फूल्स आर इंडीड सेपरेटेड सून और इवेंचुअली फ्रॉम देयर मनी। तो बोले कि हम्म। बेवकूफ आदमी, यानी इसमें इन जनरल नोबडी शुड टेक इट अदरवाइज, बोले हम्म। कि बेवकूफ अपना पैसा आज नहीं तो कल लूज करेगा ही करेगा, क्योंकि हम्म। वो जनरली उस मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म और यूफोरिया में आ जाता है और उसके बाद हम्म। लुटने के बाद बाहर निकल जाता है। और लास्ट लाइन क्या है उनकी बुक की कि दिस हैज बीन फॉर सेंचुरीज, दस इन द लॉन्ग फ्यूचर इट विल बी, कि ये होता रहेगा, इसका इलाज नहीं है। हम्म। तो इसका इलाज सिर्फ यही है कि पढ़िए लिखिए और समझदारी दिखाइए। अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन करके मैं शो खत्म करता हूँ क्योंकि अपना जी। टाइम 33 मिनट हो गया है। जी। जी। आजकल जो चल रहा है, जी। गोल्ड, सिल्वर, एआई, क्या है ये? आपने इतनी किताबें पढ़ी, कोई कमेंट है इसमें या पता नहीं? नीरज जी देखिए, मैं इसमें साफ बोलता हूँ, किसी को नहीं पता, क्योंकि जॉन साहब ने बोल रखा कि भाई जब, क्योंकि यूफोरिया जब होगा तो मैं भी तो चला जाऊंगा, मैं भी तो उसमें ही हाँ। जाऊंगा, उसमें जाऊंगा। इनफैक्ट एक और इसमें जो स्टोरी, समय कम है करके नहीं बता पा रहा हूँ, एक और बहुत बड़ा इसमें फाइनेंशियल स्कैम यूफोरिया हुआ था। तो वो जो कंपनी बनी थी, तो उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एफडीआर रूजवेल्ट, उनका बेटा उनके बोर्ड में बैठता था। इनविटेशन आया था जॉन केनेथ गैल्बर्ट साहब को कि मैं इस बोर्ड में हूं, आप भी आइए इस बोर्ड में। तो उन्होंने नहीं, उसमें उस बोर्ड को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बोले कि मेरे को जनरली ये बोर्ड और ये सब मेरे को ये भी है पसंद नहीं है, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। और वो बाद में स्कैम हुआ, क्रैश भी हुआ। बोले कि अगर मैं उस बोर्ड में होता तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता पाता आपकी किताब में लिख करके। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो नीरज जी, मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी जो इन्वेस्ट करें, बहुत छोटी सी बुक है, 80-90 पन्ने की बुक है, और बहुत ही शानदार लफ्जों में इन्होंने लिखी हुई है, बहुत सटायर में लिखते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और सबसे ज्यादा ये क्लास लेते हैं इकोनॉमिस्ट लोगों की ही। तो आगे हम आपके साथ में जो इनकी बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, द क्रैश ऑफ 1929, वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें विस्तार में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, अभी तो वक्त ज्यादा नहीं है, बट करेक्ट। सो पीपल शुड रीड दिस बुक। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये पढ़ना जरूर चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, खरीदिए, पढ़िए, हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन नहीं पढ़ पाते तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्टोरी सुनाई जाती है ना, वो इतनी कन्विंसिंग होती है, इतनी जी। लॉजिक होते हैं, इतना डेटा उसके साथ जुड़ा होता है कि आप यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं। यार ये तो मतलब कैसे डिसाइड डिफाई करोगे आप
क्योंकि डेटा भी दे रहा है, कन्विंसिंग स्टोरी दिखा रहा है, रीजनिंग दे रहा है, यूएस बता रहा है, अमेरिका पता नहीं सब कुछ बताएगा। तो वो जो माइंड है ना, उस समय योग करिए, मानसिक संतुलन बनाए रखिए और इस यूफोरिया से बचिए। तो ये जो टीएनएस लाइब्रेरी हम शुरू कर रहे हैं रजा की मदद से, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको जगाते रहें, जिससे कि आप लार्ज लॉस, बड़ा नुकसान न करें। छोटे-मोटे नुकसान आप करते रहेंगे, सीखने की फीस है, वो तो लगेगी आपकी, लेकिन बड़ा लॉस ना करें कि युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए। जब बाहर ही निकल गए तो युद्ध कैसे जीतोगे आप? युद्ध के मैदान में बने रहना है। यू हैव टू बी इन द मार्केट टू विन द मार्केट टू वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ये है इसका सार इस किताब का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। खरीदिए, पढ़िए, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल एक्सपोरिया। जी, रजा। हाँ, नीरज जी, एपिसोड एंड करने के लिए इस बुक में उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है फ्रेडरिक वॉन शेलर करके एक उनका कोट दिया हुआ, उस कोट से अपने खत्म करते हैं। आपने जो हाँ, अभी बोला वो उनकी हाँ, किताब का सबसे पहला कोट है। एनीवन टेकन एज एन इंडिविजुअल इज हुँ, टॉलरेबली सेंसिबल एंड रीजनेबल। हुँ। एज अ मेंबर ऑफ अ क्राउड एट वंस ही बिकम्स अ ब्लॉकहेड। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, आदमी अकेला रहता है तब सेम रहता है, दिमाग चलता है। जैसे ही वो एक हर्ड मेंटालिटी में आता है वो पागल हो जाता है। तो इस पागलपन से हमें बचना है और जी, एक समझदार इन्वेस्टर बनना है। इस शो का बिल्कुल। मकसद वही है। और हम लोग लगातार इस पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, जिनको अपने करंट टाइम से रिलेट करके सीख पाएँगे, वो लगातार हम करते रहेंगे। तो आज की ये किताब का सार था, जो 30-35 मिनट में हमने कोशिश की कि आपको समझाएँ और इसको देखें। तो एक और एपिसोड और लगातार ऐसे हम शोज़ करते रहेंगे। रज़ा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया ये किताब सुनाने के लिए। और चूँकि आप बहुत पढ़ते-लिखते रहते हैं, और पढ़िए, आप दिन-रात अब पढ़ाई करते रहिए और हम लोगों का कथा सार का फ़ायदा होता रहेगा। तो टीएनएस लाइब्रेरी के इस शो को देखिए, समझिए और नए शोज़ भी हम करते रहेंगे। रज़ा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। और धन्यवाद वाक़ई जी। बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने में सबको, ऐसा नहीं कि मैं भी सीख रहा था कि भैया ये हिस्टीरिया से बचना है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।